तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा तीन बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं लाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है। ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है,
अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं, और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है। देवरानी, जेठानी और बच्चे। रमाकांत जी के 2 बेटे थे, मनमोहन और मुकेश। दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। अब वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। देखिए जी, हमारे जात बिरादरी में ऐसे ही लड़कियों का अकाल पड़ गया है। 24-24 साल के बच्चे शादी कर ले रहे हैं और हमारे बेटे 30 पार करने को है।
अब उनकी शादी होगी नहीं तो कुंवारे डोलते फिरेंगे पूरी जिंदगी। अरे तो मैं कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, ढूंढी तो रहा हूँ लड़की, पर तुम्हारे बेटे हैं, इनको कोई रास ही नहीं आती। तभी दोनों भाई दुकान जाने के लिए निकलते हैं। लो आगे लाड़ साहब आपके। अरे नहीं करनी शादी तो ऐसे बोल दो, इस बूढ़े की किस्मत में पोते पोतियों का सुख भी नहीं है क्या? क्या फायदा शादी करके पापा, अंकुर को ही देख लीजिए, कौन सा सुखी है, रोज अपनी बीवी के डंडे खाता है वो। और वो अनुज, अरे भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, रोज क्लेश होता है उसके घर में। यही तुम लोगों के डायलॉग सुन सुनकर मैं 60 की हो चली, अब मुझसे काम नहीं होता। अरे एक समय के बाद सबको साथी की जरूरत होती है बेटा। देखिए जी, इनका तो चलता रहेगा, आप लड़की फाइनल कीजिए बस। और उसी दिन रमाकांत जी को अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जिनकी बेटी मीता भी आज शादी के लायक हो गई थी। सहपरिवार सब मीता को देखने जाते हैं। बताओ बेटी, अपने बारे में सबको बताओ, अपना परिचय दो। मेरा परिचय तो मेरा परिवार ही है, पहले मायका था, अब ससुराल होगा। कितनी अच्छी बातें करती है ये, मैं खामखा सभी लड़कियों को गलत समझ रहा था। मनमोहन बड़ा शांत स्वभाव का था, उसे मीता पसंद आ जाती है। मीता के साथ ही उसकी नटखट सी सहेली प्रीता भी खड़ी थी, जिस पर से मनोज की नजरें हटी नहीं रही थी। ठाकुर जी की रहमत देखो, लगता है आज दो बहुएं यहीं से लेकर जाएंगे। मीता और प्रीता की शादी मनमोहन और मनोज से हो जाती है और दोनों सहेलियां बहू बनकर रमा निवास में आ जाती है सुबह सुबह। अरे प्रीता, तुझे तो 9 बजे उठने की आदत है ना, अभी क्यों उठ गई? मैं हूं ना, तू जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तू क्या खाएगी? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, तू सब कुछ खुद करे। अच्छा तो मैं ना माँ के पैर में तेल लगा देती हूँ। मीता नाश्ता बनाती है और प्रीता घर की साफ सफाई कर रमा के पैरों में तेल लगाती है। कौन कहता है देवरानी जेठानी में कलह होता है? मेरे घर आए, घर नहीं स्वर्ग बना दिया तुम दोनों ने। सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं। इतनी मिर्ची, ये नाश्ता किसने बनाया है? पूरा मुंह ही जल गया मेरा। गलती हो गई भैया, मुझसे ही मिर्ची ज्यादा गिर गई, वरना मीता तो मिर्ची खाती ही नहीं। दोनों बहुओं के बीच ऐसा प्यार देखकर रमाकांत की तो आंखें भर जाती है। दोनों मिलजुल कर रहती, काम भी बांट कर करती। घर में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि देवरानी जेठानियां रहती हैं, दोनों बहनों की तरह रहती थी। फिर एक दिन प्रीता को उल्टियां होने लगी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मीता, मैं माँ बनने वाली हूँ, आज भगवान ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। हाँ, तुम आराम करो। अपनी देवरानी की माँ बनने की खुशी मीता को खटक जाती है। घर में बड़ी बहू के होते हुए भी घर को वारिश छोटी बहू देने वाली थी। मीता का मन खट्टा हो चुका था, पर किसी को इसकी खबर लगती उसके पहले ही मीता को पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है और कुछ दिनों में दोनों एक एक बेटे को जन्म देती है। खाना भी मैं बनाऊं, बच्चे को भी मैं संभालूं, सबने सर पर चढ़ा रखा है प्रीता को। अरे बच्चा तो मुझे भी हुआ है, मुझे भी तो संभालना होगा ना अपने बच्चे को। अरे तुम्हारा बच्चा तो साल भर का होने आया, मेरा तो अभी पैदा हुआ है। 40 दिन तो ऐसे में दुश्मन भी बख्श देते हैं। देख लीजिए माँ जी, मेरे बच्चे के दिन गिन रही है, कितनी गिर गई हो तुम मीता। अरे अब बहुत हुआ, तुम दोनों भी हद कर रही हो। मैं हूँ, तुम्हारे ससुर जी हैं, हम देख लेंगे बच्चों को। तुम लोगों को जो मर्जी करो, पर घर का माहौल मत बिगाड़ो। बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो जाते हैं। सभी मिलकर ये तय करते हैं कि मीता रसोई संभालेगी और प्रीता बच्चों और सास ससुर को। एक दिन खेल खेल में संजू मोनू को मार देता है। मम्मा, मम्मा। रसोई से भागते हुए मीता आकर देखती है कि मोनू जोर जोर से रो रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मीता संजू को एक थप्पड़ मार देती है। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया? दोनों की चीख पुकार से पूरा घर हॉल में जमा हो जाता है। बात हुआ, मुझे इस घर में नहीं रहना। आज ये औरत मेरे बेटे को मार रही थी, कल को मैं ना रही तो पता नहीं मेरे बच्चे को तो ये बेच डाले। माँ आप कहती थी ना घर बसाओ, आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। अब क्या करेंगे हम? आज से ठीक 1 महीने बाद घर का बंटवारा हो जाएगा, पर तब तक प्रीता रसोई और मीता घर और बच्चों को देखेगी।
रसोई और राशन की जिसे जरा भी समझ ना थी, उस प्रीता को रसोई में नाश्ता बनाने जाना पड़ा। ये मीता कैसे खाना बना लेती है? अब घर में इतने लोग, सबके लिए अलग अलग खाना, हे भगवान। और इधर 7 बजे तक उठ जाने वाली मीता को आज 4 बजे उठना पड़ा। ये प्रीता तो पहले 9 बजे उठती थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इतनी सुबह कैसे उठती होगी वो? प्रीता जैसे तैसे बच्चों का टिफिन बनाती है, मीता उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती है। ये सब रमा देख रही थी नाश्ते के वक्त। ये रोटी में घी लगा दिया प्रीता तुमने। मैं तो घी वाली रोटी खाता ही नहीं। भाभी से पूछ लेती ना, उन्हें आइडिया है घर में किसे क्या पसंद है। दोपहर को मीता बच्चों को लाने स्कूल जाती है। इतनी धूप में प्रीता बच्चों को कैसे ले आती है? मेरा तो शरीर जल गया। घर लाने के बाद वो दोनों को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर दोनों इधर उधर भागते ही रहते हैं। और इसी में मोहन के पैर से उलझकर संजू गिर जाता है। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सब भागते हुए वहां आते हैं। लगता है 1 महीना नहीं, 1 दिन में ही बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझ गई हूँ। और मैं भी माँ जी। हम दोनों से गलती हो गई। बच्चों के मुंह में हम इतने अंधे हो गए कि छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने लगे। पर माँ जी, अब प्रॉमिस करते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रमा निवास पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। घर की औरत पार्ट 2। मीना याद है ना आपको, जिसके ससुराल में ससुर और पति कैसे उसका और उसकी सास का अपमान किया करते थे। वैसे तो मीना को नौकरी की इजाजत मिल गई थी, लेकिन मीना, ये क्या है? खाना अभी तक नहीं बना। कब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि नाश्ता कर लूँ। बस 2 मिनट, वो ऑफिस की एक ईमेल करनी है। तभी ससुर जी आ जाते हैं। मैं ना कहता था, जिस दिन ये फीमेल ईमेल करने लगेगी घर नहीं चलने वाला। तभी सास हाथ में नाश्ते की प्लेट ले आती है। ये लो, सभी उपमा खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट उपमा देखकर वाह माँ जी, 2 मिनट में ये कमाल, क्या बात है। वो आता है ना रेडी टू ईट वाला पैकेट, वही बनाया है। स्वाद बता बहू कैसा है। कल तक जो बीवी पति के नाम से ही कांपती थी, बहू के आ जाने के बाद कैसे उड़ रही है, ये देखकर ससुर जी को आ जाता है गुस्सा। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, या तेरा बाप दे जा रहा है जो बैठे बैठे पैसे खर्च कर रही है। अरे जरा शरीर चला लिया कर, वरना पता है ना जब मेरा हाथ पड़ेगा तो कैसे काम करती है तू। बहू बेटे के सामने खुद का अपमान सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई कमरे में चली जाती है। क्या पापा, क्या जरूरत थी माँ से ऐसे बात करने की? सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने। चलिए देखते हैं माँ कहाँ गई। मेरी जूती भी ना जाए उस पागल औरत को देखने। अरे क्या गलत काम मैंने? बस यही ना कि भाई पैसे बचाओ। अरे कमाने बाहर निकले ना, तब पता चले कि कैसे हड्डी गल जाती है। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, माँ को तो बस पैसे उड़ाना आता है। अरे पर माँ ने तो सबके लिए नाश्ता ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थे। खैर, बहू समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससुर जी उन पर हावी रहते हैं। फिर क्या था, अब थी बारी बहू की। माँ जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खा लेते हैं। सास कमरा खोल देती है। सामने खड़ी होती है बहू, हाथ में उपमा की प्लेट लेकर। बहू सास की सूजी आंख देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वो बात पलटते हुए कहती है, माँ जी वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज मुझे दीजिए। मुझे कल ना काली साड़ी पहननी, लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है। सास बहू की बात में अपना गम भूल जाती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया था। चल अभी निकाल कर देती हूँ तुझे। सास बहू को ब्लाउज निकाल कर दे देती है। फिर अगले रोज, माँ जी आज तो ऑफिस पे कमाल ही हो गया। पता है क्या, सारी सहेलियों ने घेर लिया, पूछ रही थी ब्लाउज कहाँ से खरीदा। मैंने भी बोल दिया मेरी सास ने सिलाया, वो भी खुद डिजाइन करके। ये तो वही बात हो गई कि झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई। अरे बहू, ये तो बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन माँ जी आपको पता है, ये देखिए 2 लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और नाम भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो, और बदले में ये 2000 रुपए।
हाथ में 2000 देखकर सास की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू, ये तो कमाल ही कर दिया। ये काम तो मैं कल तेरे ऑफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सच्ची माँ जी? कैसे, इतनी जल्दी? अरे बहू, वो बस नाप है ना, उसी के आकार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगले रोज बहू ऑफिस जाती है और फिर शाम को 2 ब्लाउज ले आती है। अरे बहू, क्या बात है, लेकिन इसकी डिजाइन। बहू फोन में सास को डिजाइन दिखाती है। अरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ। सास बहू को कपड़े सिल कर देती और बहू सास को रुपए। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए कपड़े, लेकिन इसकी सिलाई मैंने ज्यादा ली है। तो क्या है ना, हैवी काम है तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना आपको। अरे रहने देती बहू, मैंने कौन सी बुटीक खोली है। बहू को सास की बात में दम लगता है और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी होती है कि उसके ससुर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर फिजूल खर्ची। अरे तुम्हारे जैसी बेकार नाकाम काज करने वाली औरत कब पैसे की कीमत समझेगी। क्या जरूरत थी ये मशीन खरीदने की। अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शौक है मुझे। हाँ तो क्या दर्जी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी। अरे कुछ तो शर्म करो। तभी बहू आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है। माँ जी ये चाबी मैंने चौराहे में आपके लिए बुटीक खोला है, पैसा लोन से लिया है तो काम करके आप चुका देना। और हाँ माँ जी, कल उद्घाटन है तो 11 बजे दुकान में पहुंच जाना, पूजा में आपको ही बैठना है। ये सुनकर ससुर जी आग बुबला हो जाते हैं। कहीं नहीं जाएगी ये, इस घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तू तो इंजीनियर है इसलिए तुझे इजाजत दे दी, लेकिन ये तेरी सास 4 अक्षर नहीं आते इसको। अरे रहने दे, क्यों पैसा बर्बाद करवा रही है। सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी। सास बहू की ओर देखती है। तो माँ जी कल वक्त से तैयार रहना। ससुर जी आप ही तो माँ जी को कहते थे ना उन्हें पैसे की कदर नहीं है, तो अब वो खुद ही कमाने जा रही हैं। अरे और क्या पापा, देखिए मीना ने कितना अच्छा बुटीक खुला है माँ के लिए। अरे रहने दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, गंवार कही की। ससुर की रजामंदी ना होने के बाद भी सास काम करती है, लेकिन ससुर भी ससुर होता है। एक रोज सास देर से घर आती है। कहाँ घूम रही थी, या कोई वक्त है घर आने का। घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे अब लोगों की रसोई में, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी भी नहीं आई अभी तक। पापा आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम था, किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था। कल उन लोगों की ट्रेन थी, खुद बैठ कर काम करवा कर गए हैं। बहू ये पैसे हैं आज के गले के, ज़रा संभाल ले। ससुर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था वो आज उससे ज्यादा कमा रही है। देखते हैं कितना दिन कमाती है। ससुर अब रोज कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाए। फिर एक दिन, हे भगवान 10 बज गया, बुटीक खोलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये मेरी साड़ी, इस पर ये क्या गिर गया, पता नहीं किसने क्या डाल दिया, अब क्या करूं। सास दोबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है, फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटीक पहुंचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गए। पता है इस धूप में पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, पता होता तो वो बगल वाली शॉप में ही दे देते। अरे अरे माफ़ करिएगा, वो क्या हुआ ना, तैयार होकर निकल ही रही थी कि साड़ी में सॉस गिर गया। दोबारा साड़ी चेंज की तो आप आई। ठीक है, लेकिन अब आ गई है तो ज़रा जल्दी से कपड़े दे दो, हमें जाना है। सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है, लेकिन क्या करती, वो जल्दी से सभी को सारा सामान देकर विदा करती है। सारा दिन काम करती है। वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है। जी वो मेरी साड़ी है ना शादी की, उसका लहंगा बनवाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बनवा लो। शादी की साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, परसों मेरी शादी की सालगिरह है तो ज़रा बना देना। अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ तैयार होता है शादी का लहंगा, कम से कम 4 दिन तो। देखिए आप 2 दिनों में जितना कमाती है ना वो मैं आपको 1 दिन में दे दूंगी। बस मेरी ये शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए। सास को भी अब पैसे की लालच आ जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है तो वो मैनेज कर लेगी। अब ठीक है, नाप दे दीजिए। औरत नाप देकर वहाँ से चली जाती है। सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी। ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है। वाह, अब काम घर पर भी ले आ रही हो। हाँ लेकिन घबराइए नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा। सास घर का काम करती है, बहू के साथ खाना बनाती है, खिलाती है और फिर क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आज। सास बहू को सारी बात बताती है।
क्यों माँ जी, इतनी भी क्या मेहनत करना? अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशंस की भी थी। ये उसकी शादी की साड़ी है ना। ससुर पास खड़ा सब सुन रहा था। अब देखो, बहुत काम करने का शौक है ना, कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी। जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है, मौका देखकर ससुर कैंची से साड़ी को काट देता है। अगली सुबह, चलो, कल आधा लहंगा सिला था, आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लहंगा सौंप दूंगी। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लहंगा उठाती है, लहंगा तो फटा होता है। वहीं ससुर छुपकर सास को देख रहा था। हाय रे, ये किसने किया? ससुर छुपकर हंस रहा था। बहू देख लेती है और ससुर के पास जाती है। पिताजी, आपसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। अब खुद ही दुकान बंद करेगी। ससुर वहाँ से चला जाता है। सास भी वहाँ आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने ही साड़ी पर कैंची चलाई है। लेकिन फिर शाम को, जी वो मेरा लहंगा तैयार हो गया? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लहंगा पहन कर भी देख ले। औरत लहंगा पहन कर आती है और खूब खुश हो जाती है। अरे ये लहंगा है ना अंकल जी, कमाल का, आंटी जी ने बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। औरत सास को ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। लेकिन मैंने तो ये औरतों का फैशन है, कहीं से सिल दो या कहीं से काट दो, फैशन ही होता है। चलिए, शाम का खाना मेरी तरफ से। आज आपका जन्मदिन है ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। तीन दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी। लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो, कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात, इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाई इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है।
घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए, आप ही याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा, एक बेचारा घर जमाए और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं, मम्मी शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम के 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी, ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश,
अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। विधवा की शादी। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक कैसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफ़ेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है और तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहां पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा। एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफ़ेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी,
तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है, बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है, नीलम तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का, और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहाँ से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहाँ पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहाँ पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहाँ पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफ़ी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने, कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहाँ पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं, ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफ़ेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। नाचने वाली से शादी। दिनेश एक बार अपने दोस्त अमर की शादी में उसके गांव गया। दिनेश और उसके दोस्त शादी में जमकर मजे कर रहे थे। अमर की शादी में एक नाचने वाली लड़की भी आई थी, जिसका नाम था अमृता। उसका नाच देखकर वो लड़की दिनेश को बहुत पसंद आ जाती है। जब वो लड़की शादी में डांस करके वहाँ से जाने लगती है, तो दिनेश उसके पास जाता है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। जी शुक्रिया, डांस की बात तो सही है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। इसमें समझना कैसा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, आपको पता नहीं क्या, मैं नाचने वाली हूँ
और हम जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। बहुत लड़के आते हैं तुम्हारी तरह बातें बनाने वाले, शादी के प्रपोजल्स लेकर लेकिन शादी कोई नहीं करता। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को साथ में लेकर आना। मैं तुम्हें यहीं इसी गांव में मिलूंगी, ये मेरा पता है। शादी होने के बाद दिनेश अपने घर लौट आता है। अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अमृता नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये अमृता है कौन? किसकी बेटी है? कैसा घर बार है? कुछ बताओ भी, बस सीधे आकर शादी की बात कर रहे हो। वो क्या है ना, वो लड़की एक नाचने वाली लड़की है। मेरे दोस्त अमर की शादी में मैंने उसे नाचते हुए देखा था। क्या? नाचने वाली लड़की? नहीं नहीं नहीं, नाचने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन माँ, मैंने उससे वादा किया है, मैं उसी से शादी करूँगा। वादा करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना जरूरी नहीं समझा? किसी भी नाचने वाली को ऐसे शादी का वादा करके चले आए? लेकिन पापा, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, क्या पता आपको भी वो पसंद आ जाए। दिनेश के माँ और पापा दिनेश और अमृता की शादी के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन दिनेश के मम्मी पापा अपने गांव से बाहर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी वाला दिनेश के पापा के स्कूटर को टक्कर मारकर चला जाता है। दिनेश के मम्मी और पापा दोनों सड़क पर घायल होकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ अमृता आती है। अरे अंकल आंटी, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अमृता दिनेश की मम्मी और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनका ख्याल रखती है। जब दिनेश हॉस्पिटल पहुँचता है, अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? वहाँ सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। क्या ये वही लड़की है बेटा जो तुम्हें पसंद थी? हाँ माँ, यही तो है अमृता, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हमारी सोच गलत थी। ये लड़की तो बहुत अच्छी है और हम तुम्हारी इससे शादी करवाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद दिनेश और अमृता की शादी हो जाती है। अमृता एक नाचने वाली थी और इसलिए वो किसी भी तरह की आवाज़ पर नाचना शुरू कर देती। एक दिन जब वो किचन में खाना बनाते वक्त झूम झूम कर नाच रही थी। अरे बहू, तुम यहाँ किचन में खड़ी होकर डांस क्यों कर रही हो? यहाँ कौन सा गाना बज रहा है? मम्मी जी, वो कुकर की सीटी का म्यूजिक है ना, बस उसी पर डांस कर रही थी। आप भी सुनिए ना, कितना अच्छा म्यूजिक है। अरे अब कुकर की सीटी पर कौन डांस करता है? अजीब नाचने वाली बहू मिली है। माना दिल की अच्छी है, लेकिन कुकर की सीटी पर भी नाचती है। भगवान भला करे। कुछ दिनों बाद दिनेश के पड़ोस वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और सारा दिन मजदूरों के हथौड़े चलाने की आवाज़ आती रहती। उस आवाज़ की वजह से अमृता घर का सारा काम छोड़कर डांस करती रहती। ये देखकर दिनेश के पापा कहते हैं, बेटा, तुम नाचने वाली बहू तो ले आए, लेकिन ये तो हथौड़ों की आवाज़ पर भी डांस करती है। और बेटा अपने घर का काम बिल्कुल छोड़ दिया है। सारा दिन बस मजदूरों के औजारों की आवाज़ पर डांस करती रहती है। कल मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो मुझसे कहती है, पापा बाद में देती हूँ, अभी तो डांस कर रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। माँ पापा, आपकी बात सही है। अमृता के ऊपर तो डांस करने का नशा कुछ ज़्यादा ही सवार हो गया है। लगता है इसके पुराने काम का भूत इसके सिर में फिर से घुस गया है। अरे लेकिन बेटा हम क्या करें? अब ये पूरा दिन इसी तरह नाचती रहेगी तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? एक दिन दिनेश और उसका परिवार जंगल में पिकनिक मनाने जाने का प्लान करता है। दिनेश, उसकी पत्नी अमृता और माँ बाप चारों मिलकर जंगल में पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जंगल के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अरे क्या मुसीबत है ये? कौन है ये लोग? ये तो हमें जिंदा जलाकर खा जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? सही कहती हूँ माँ, ये तो जंगली लोग हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे डरने से बेहतर होगा कि हम अपने आप को बचाने का कोई उपाय सोचें। तुम्हारा क्या है, तुम तो नाचने लग जाओगी। तुम्हारा दिमाग भी काम करता है और तुम्हारे तो पैर भी काम करते हैं। अरे माँ, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ये जंगल के लोग हमें पका कर खा जाएंगे। वो जंगली लोग दिनेश और उसके परिवार के हाथ पैर बांधकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वो आग जलाकर जोर शोर से नाचते हैं।
उन्हें नाचता देखकर अमृता के अंदर की नर्तकी भी बाहर आ जाती है और वो पेड़ से बंधे बंधे ही जोर जोर से अपने पैरों से ठुमके लगाने लगती है। तभी एक जंगली बोल पड़ता है, लड़के, तुम यहाँ पेड़ से बंधे बंधे क्यों नाच रही हो? क्योंकि मुझे तुम जंगलियों से ज्यादा अच्छा डांस करना आता है। अरे जाओ जाओ, हम जितनी तेज डांस करते हैं उतना तो तुम कर ही नहीं सकती। लगा लो शर्त। अच्छा ठीक है, लगी शर्त। अगर तुमने हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस किया तो हम तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुम हार गई तो हम तुम सबको जिंदा जलाकर खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बजाओ तुम्हारा जंगली ढोल, देखते हैं कौन कितना डांस करता है। वो जंगली लोग जोर जोर से ढोल बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। दिनेश और उसका परिवार उनके नाच की स्पीड देखकर दंग रह जाता है। अमृता भी उनके साथ बराबर से नाचने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अमृता ने अपने डांस की स्पीड को कम कर दिया। क्या हुआ, हवा निकल गई तुम्हारी? बढ़िया ही हमसे जीतने वाली। बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अब तक अमृता धीरे धीरे नाच रही थी ताकि वो सारे जंगली थक जाए और अमृता बाद में जोर जोर से डांस करके उन्हें हरा दे। और ऐसा ही हुआ। अमृता ने अब तेज स्पीड से नाचना शुरू कर दिया। सारे जंगली अब तक थक चुके थे। देखा, अब पता चला कौन ज्यादा अच्छा और तेज नाच सकता है। हाँ हाँ, तुम ही हमसे ज्यादा अच्छा और तेज डांस करती हो। हमने मान लिया, बहुत थक गए, बस भी करो। अरे अभी कहाँ से बस करो, तुम कहो तो मैं दिन रात लगातार नाच सकती हूँ। हम तुम्हारे आगे हार मानते हैं। तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ। देखा माँ, आज नाचने वाली बहू ने हम सबकी जान बचा ली। घर की औरत। कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो। सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई, गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहाँ निकली? चलो कमरे में, काम करो घर का। बहू बेटे की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? तब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगे? जाओ यहाँ से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा।
मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए। ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नज़र में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज़ आती है। किसको किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नज़र ज़मीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर। आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ। तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की ज़रूरत है, तो ज़रा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगी ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा, वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए। लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा, घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूँ, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो यह नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी, बात तो सही है। वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो। खैर, सोचते इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को, उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है? मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूजता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है? वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी। लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट, क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती, तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चली आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी की बात से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना? पति ऑफिस जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है,
साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था। भाई कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो शाम को घर आता है जहाँ उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश? भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता? ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि, अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही, घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बैठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला चाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं। हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा? और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा। पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती है। क्यों मीना? मीना पति की बात सुनकर शर्मा जाती है। वाह बेटा, तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज्जत करने वाले घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। बंजारन बहू। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा, और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इसे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है,
ये क्या कह रही है मेम साहब, कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है। कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है। बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचू भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है।
चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। सासू माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहाँ से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। आम खाने वाली बहू। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए ये क्या बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बनाकर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपया और जाकर आम लेकर आ।
100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेहड़ी लगानी है आम की? हाँ नहीं नहीं माँ जी, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम है। अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे? आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है। लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है। शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपये तो थे, कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपये के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ, जा अंदर जा। और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं? अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता? जान नहीं, आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम? हाय रे। कौन है बाहर? ए जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा।
इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ। तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना। तिल वाली बहू। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी, मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है, पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटी, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है, इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होने ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, अब माँ है ना, उसके गाल पर तिल है। सच में माँ, बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी, उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से इससे झूठ बोलना ठीक नहीं है। माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है। वो आकाश पाताल एक कर देंगी, लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं, अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभालूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया। उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी। बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है,
माँ मेरे झूठ को सच समझ रही हैं। अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो काजल भी नहीं है। अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज, तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू नहा ली तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके तिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटे के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तुमने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ, मैं और क्या करता? अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो अब इसी के पास रह। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए। आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये तिल नहीं, काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तंग करने वाली सास। मेघा अपनी सास आरती और अपने पति सुंदर के साथ रहा करती थी। मेघा बहुत ही संस्कारी बहू थी, लेकिन उसकी सास की आदत तो थी अपनी बहू को तंग करने की, इसलिए वो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी सास को चाय देती है
वो चाय देखकर उसकी सास कहती है, अरे ओ बहू, ये कैसी चाय बनाई है? दिखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, रंग भी कुछ अच्छा नहीं है। तू एक काम कर, मेरे लिए फिर से चाय बना दे और इस बार कड़क और बढ़िया रंग वाली चाय बनाना। मम्मी जी चाय तो बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज्यादा कड़क चाय बनाई तो आप पी भी नहीं पाओगे। तूने इसमें दूध कम पानी ज्यादा डाला है और पत्ती कम चीनी ठोक रखा है। ऐसे कोई चाय बनाते हैं क्या? कितनी बार समझाया पर तू मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है और इधर आरती खुद से बोलती है, वैसे मेरी बहू सारा काम अच्छा करती है, पर मैं इसकी तारीफ कर दूंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर ताता थैया करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इसके काम में कमियां ही निकाल कर इसको तंग किया करूं। थोड़ी देर बाद आरती अपनी बहू के पास जाती है। उसे कपड़े धोते हुए देखकर कहती है, बहू, तूने कपड़े धोना नहीं सीखा है क्या? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे देख तो जरा इस कपड़े को, अभी भी कितने मैले हैं। माँ जी वो आपको मैले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी मैंने धोए ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अभी और कपड़े ला कर दे रही हूँ, अच्छे से धोना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। आरती उसको बहुत सारे कपड़े लाकर देती है। अगले 2 घंटे बाद आरती उसको आवाज लगाती है, मेघा, अब मुझे खाना पीना देगी या नहीं देगी? खाना बन चुका है तो लगा जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। मेरी सासू माँ भी ना जीने नहीं देंगी मुझे। हाँ माँ जी, दे रही हूँ। इतना कहकर मेघा अपनी सास को खाना परोसती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है अपनी बहू से कहती है, हाय हाय, कितना बेकार खाना बनाया है तूने। ऐसे भी कोई खाना बनाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ खाना। देख तो जरा नमक कितना कम है। तुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है क्या? बस माँ जी बहुत हो गया, आप जब तक मुझे बोल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब मेरे घर वालों को कुछ भी मत बोलिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि नमक कम ना हो। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है। अगले दिन अपने पति के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है तो वो जीन्स पहनकर निकलती है। ये देखकर आरती मेघा से कहती है, बहू, तेरी शादी हो चुकी है, अब तू कुंवारी नहीं है जो इस तरह से जीन्स पहनकर बाहर जा रही है। माँ जी अकेले थोड़ी जीन्स पहनकर बाहर जा रही हूँ, मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ, और वैसे भी जीन्स में बुराई क्या है? अरे हाँ हाँ, बड़ी आई मुझसे पूछने वाली, बुराई क्या है? अरे चल जा यहाँ से, साड़ी पहन कर आ। बेचारी मेघा सास के सामने उसकी एक ना चली। वो जाकर साड़ी पहनकर आती है और दोनों घर से निकलते हैं। मेघा रास्ते में अपने पति से कहती है, सुंदर जी, आपकी माँ ने तो हर ही कर दी, हर चीज में कमी निकालती हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। अरे मेघा, अगर वो तुम्हें तंग कर रही है तो तुम भी उनकी बहू हो। अब उन्हें कैसे संभालना है तुम्हें पता होना चाहिए। पति की बात पर मेघा सोचने लगती है। सुंदर जी बात तो ठीक कर रहे हैं। अब ये मेरी सास है, जैसे मुझे ये तंग करती है तो इन्हें संभालना भी तो मेरा हक ही है। इतना सोचकर वो अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगली सुबह मेघा अपनी सास को चाय देती है। जैसे ही उसकी सास वो चाय पीती है वैसे ही अपनी बहू मेघा से कहती है, अरे मेघा, कब सीखोगी चाय बनाना? आज तक एक प्याली चाय ठीक से नहीं बनाई। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? आज क्या दिक्कत है मेरी चाय में? अरे देख तो जरा, इसमें पानी ही पानी है और चीनी तो है ही नहीं, और चाय पत्ती इतनी ज्यादा डाल रखी है कि चाय कड़वी हो गई है। लेकिन मम्मी जी, पिछली बार आपको ही तो पत्ती वाली चाय चाहिए थी ना, तो आज मैंने पत्ती वाली ही चाय बनाई है। अच्छा चल ठीक है, तू जाके घर की साफ सफाई कर ले। थोड़ी देर बाद सास छत पर जाती है। वो देखती है कि उसके सभी गंदे कपड़े धूप में सूख रहे हैं। वो मेघा से कहती है, बहू, ये क्या, तूने गंदे ही कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए? अरे कम से कम इसको धो तो देती। अरे मम्मी जी, वो मुझे ना आज साबुन नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही पानी में डालकर सीधा धूप में सुखा दिया। ओहो, जब साबुन ही नहीं था तो इतनी मेहनत भी क्यों करी? मम्मी जी, आपको मेरी मेहनत की चिंता कब से होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, चल जा साबुन लेकर आ और इन्हें धोकर सुखा। क्या मम्मी जी, आप भी अभी तो मेरी मेहनत की फिक्र कर रही थी और अब फिर से दोबारा मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। अरे एक दिन की तो बात है, यही पहन लीजिए ना आप। बहू की बात पर हैरान आरती कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है, आरती मेघा से कहती है, बहू, आज खाना देगी या नहीं? भूखा ही रख रखा है सुबह से तूने।
अरे लाती हूँ ना मम्मी जी। आरती को मेघा खाना देती है और जैसे ही आरती खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से से तमतमाकर वो मेघा से कहती है, मेघा तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम सब भूल गई हो? अरे पहले कितना अच्छा बनाती थी सब, लेकिन अब तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। क्यों मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? ये खाना देख रही है, इतना तेज नमक और लाल मिर्च तो तूने इतनी भरी हुई है कि मेरा मुंह जल रहा है इसे खाकर। अरे मम्मी जी, आपको ही तो थोड़ा तेज नमक और मसाले वाला खाना चाहिए था ना। कल मैंने ठीक बनाया था तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल मिर्च थोड़ी तेज कर दी। देखिए मैं भी तो खाना खा रही हूँ आपके साथ बैठकर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। ये सब देखकर आरती अब बहू की प्लेट से एक निवाला खाती है तो उसका खाना बिल्कुल ठीक होता है। अब वो अपनी बहू की चतुराई समझ जाती है। तो ये सब तू मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी हैं? क्योंकि मैं तुझे हमेशा तंग किया करती थी, इसीलिए बदला ले रही है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहती थी कि आपकी बहू अच्छी है, बस आपको ही उसके काम में नुक्स निकाल कर तंग करने की आदत है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे भी तुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटी के बीच नोक-झोंक चलती रहती है, तभी तो कहानी में नमक, मिर्च, मसाला सब बना रहता है। इतना कहकर अब आरती और मेघा दोनों हंसने लगती हैं और सास बहू की कहानी इसी तरह चलती रहती है।